दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा नोएडा खबर से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक खास चर्चा ट्रैफिक सिस्टम पर। और ट्रैफिक पर किताब लिखी है वीरेंद्र ग्रोवर जी ने, जो आईआईटी कानपुर में मटेरियल साइंस व इंजीनियरिंग की बीटेक तथा एमटेक की उपाधि लेकर लगभग 35 साल तक इस्पात व धातु कर्म उद्योग से संपर्क में रहे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और 1994 से 2001 के बीच हिंदी त्रैमासिक भारतीय धातु संदेश का प्रकाशन किया। उन्होंने ट्रैफिक सिस्टम पर जो किताब लिखी, उनके अनुभव को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में वीरेंद्र ग्रोवर जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार वीरेंद्र जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। किस तरह से आपको प्रेरणा हुई कि आपको इस ट्रैफिक सिस्टम पर, जो आज की महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको लिखने की प्रेरणा मिली? मेरा ये शौक लगभग 20-25 वर्ष से है जी। मैं जब ड्राइव करता था स्कूटर से जी, तो मैं समस्याओं से, जो मेरे को समस्या नजर आती थी रास्ते में, उसको मैं डायरी में नोट किया करता था। और करते करते एक समय ऐसा आया कि मेरे पास एक कागजों का गट्ठर बन गया। तो मेरे एक मित्र की बेटी आई मेरे पास जी। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम इसकी किताब बन सकती है क्या? ये पहली पुस्तक मेरी जो है ये उसी ने एडिट की थी, डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज जी। उसने इस पुस्तक का संकलन किया। ये मेरा पहला था जी। फिर मैंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी जी। आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल, आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल जी। तो उसके बाद समस्या तो बहुत थी और विचार भी बहुत आते थे, लेकिन पीछे नवंबर मास में जी एक पब्लिशर ने कैंपेन निकाला कि 1 महीने में किताब लिखनी है। अच्छा। मैंने भी शुरुआत कर दी। उसमें रोज कुछ ना कुछ पेज लिखकर आपको उसमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होती थी जी, नोशन प्रेस की तरफ से। तो मैंने भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास इतना मजबूर नहीं था कि किताब बनती जी। फिर वो समाचार पत्रों से ही मुझे संकेत मिलते चले गए और लगभग ये पुस्तक 100 पृष्ठ की पुस्तक पूरी हो गई। इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? इसमें सड़क की सभी समस्याओं का उल्लेख है जी। चाहे वो रोड रेज हो, पार्किंग हो, या एक्सीडेंट्स हो, कुछ भी हो, सभी समस्याओं का इसमें उल्लेख है जी। और उनके समाधान का भी मैंने प्रयास किया है जी। लेकिन हालांकि विषय बहुत बड़ा हो जाता है जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारी जो है टाउन प्लानिंग है। हम शहरों का विस्तार करते चले जा रहे हैं, गांवों को जोड़ते चले जा रहे हैं जी, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। एक जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है जी, गांव से शहर की ओर, वो सबसे बड़ी समस्या है। इसको रोकने का एक ही तरीका है जी, कि गांवों का ऐसा विकास हो कि लोग गांव में रहकर शहर में नौकरी करने आ सकें। उसके लिए फिर हमें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी, जो बहुत सक्षम हो, बहुत एफिशिएंट हो। तो इस तरह से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम प्रेजेंट अवस्था में भी बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं जी। और वो सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार की समस्या ये है जी कि जैसे कोई अगर हवाई दुर्घटना होती है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जिम्मेदार है जी। वो उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दोबारा ना हो जी। रेल दुर्घटना हो तो रेल मंत्रालय है, लेकिन सड़क के लिए सड़क मंत्रालय तो है, लेकिन उनका कोई नियंत्रण नहीं है सड़क पर जी। सबसे बड़ी समस्या ये है। वो केवल आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार के एक नहीं कम से कम 10 विभाग होंगे जी, जो सड़क समस्या से जुड़े हैं और सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। तो आपकी इस किताब में सरकार के लिए ऐसा क्या है जो सरकार लागू करे और उसका लाभ आम आदमी को मिले? पहली बात तो यह है कि जिला स्तर पर या नगर स्तर पर एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हो सरकार की तरफ से, जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी जी। क्योंकि आज किसी की जवाबदेही नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो किसी की जवाबदेही नहीं है जी। उसकी जवाबदेही हो, वो उसके लिए आंकड़े रखे, उसकी एनालिसिस करे, उसको फॉलो अप करे, और उसका प्रयास होना चाहिए कि आगे से ऐसा दुर्घटना न हो। अगर सरकार नहीं कर सकती तो ये काम जो है प्राइवेट स्टार्टअप को दे दिया जाए, युवाओं को दे दिया जाए, जिसमें वेटरन्स जो आपके आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी सहयोग कर सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी सहयोग कर सकते हैं, उद्योग भी सहयोग कर सकता है कि वो सफल हो स्टार्टअप। तो इसको देखते हुए
ये संभावना है एक स्टार्टअप की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में काम करे स्थानीय प्रशासन के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है इस पर अम्ब्रेला के रूप में उन सब से जुड़ी हो पूरे भारत में, तो उनका भी कंट्रोल होगा, उनसे भी संपर्क होगा, संवाद होगा, और स्थानीय प्रशासन का भी होगा, और जिम्मेदारी भी होगी। ये आवश्यक है। आपने स्टडी किया तो जो आपकी किताब में है, कोई खास बातें ऐसे जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए जो चौंकाते हों? आंकड़े ऐसे हैं, हम पिछले 5-10 वर्ष से मैं देख रहा हूँ जी कि हम 1.5 लाख की बात करते हैं कि 1.5 लाख लोग सड़कों पे मरते हैं जी, लेकिन ये संख्या 1.5 लाख नहीं है। आप अगर कल्पना भी करें, अगर नजर रखें समाचारों पर जी, तो संख्या कहीं अधिक है। लेकिन मुझे एक इसका प्रमाण मिला, IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट है 2016 की जी, उन्होंने अध्ययन करके ये बताया है कि इसमें कम से कम कुछ उन्होंने उल्लेख किए हैं कुछ शोध करने वालों का, कि जो आंकड़े सरकार दे रही है उसमें 68% जी अधिक होना चाहिए उससे। ये अच्छा। तो मरने वालों की संख्या है। अच्छा। जो घायलों की संख्या सरकार बताती है लगभग 4-4.5 लाख, तो उनका ये कहना है जी, विदेशी जो स्टडी करने वाले हैं, कि जो जिनका उपचार होता है हॉस्पिटल में, जो एडमिट होते हैं, वो उसके 4 गुना है। अच्छा। और जो इनका उपचार नहीं होता वो 20 गुना है। इसका मतलब तो संख्या लाखों में जाएगी वो घायलों की। तो ये सबसे बड़ी समस्या आंकड़ों की है। ये आंकड़ों का खेल बंद होना चाहिए जी। और IIT दिल्ली ने तो यहाँ तक कहा है जी, कि हम वर्तमान व्यवस्था जो है पुलिस के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करने का, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पहला काम आंकड़ों का है। जी जी जी। आपने जिस समय IIT की, उस समय से लेकर आज तक कितना बदलाव आया है जो ट्रैफिक सिस्टम है, क्योंकि आप ज़्यादातर फोकस करते रहे हैं इन चीज़ों पर, तो कितना बदलाव लगा है आपको? बदलाव तो हुआ है, वाहनों की संख्या बढ़ी है बहुत ज़्यादा जी, और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है आबादी जी। आबादी में हमारा जो है, कोई कहीं भी भारत में आज़ादी है, कहीं भी आप खोंचा लगाकर बैठ जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई इसका नियम कानून नहीं है जी, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो काम नगर निगम का है या पुलिस का है या GDA का है या DDA का है या नगर नोएडा अथॉरिटी का है, ये भी बड़ी मतलब विचित्र स्थिति है कि कौन नियंत्रण करेगा उसको। तो एक बात और है कि दुनिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ की ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही आदर्श है, कम दुर्घटनाएं होती हैं, सेफ्टी मेजर लिए जाते हैं, रोड सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा जाता है, देश नियमों में भी ज़्यादा बंधा है। कई जगह ऐसा है कि आप नियम जरा भी तोड़िए आपको जुर्माना लगेगा। हिंदुस्तान में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि उस तरह की आदर्श स्थिति यहाँ बने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इसमें आ जाती है बात एनफोर्समेंट की। एनफोर्समेंट इतना स्ट्रिक्ट हो कि कोई साहस ना करे नियम तोड़ने का। उदाहरण के लिए मैंने पुस्तक में अपनी जो है एक उदाहरण दिया है स्विट्जरलैंड का, कि वहाँ कुछ इलाकों में 30 किलोमीटर की गति सीमा है। अच्छा। वहाँ अगर 31 से 35 के बीच में आपकी हुई तो आपको 40 फ्रैंक का जुर्माना होगा। अच्छा। 36 से 40 हो गई तो आपको वो जुर्माना जो है 125 फ्रैंक हो जाएगा। अच्छा। उसके आगे 5 किलोमीटर की सीमा है तो जुर्माना आपका 250 फ्रैंक हो जाएगा। अब 1 फ्रैंक 80 रुपए का होता है। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर सीमा से ऊपर गए तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जज आपको पनिशमेंट देगा जो 250 से अधिक होगा या और भी कुछ हो सकता है। अगर आपकी गति वहां पर 55 किलोमीटर से ऊपर हो गई तो आपको सीधा जेल है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस टू ड्राइव at 55 kilometer or above in a zone where the limit is 30 kilometers। तो वहां पर, क्योंकि ये आपने चाहे किसी को मारा या नहीं मारा, आपके वहां से कोई मरा या नहीं मरा, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई मर सकता था, इसलिए आपको जेल अनिवार्य है। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे, ये बुलडोजर वाली बात है। आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो लोग डरेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये जो अभियान आपने किताब लिखी, क्या इस तरह के सिलेबस
स्कूल कॉलेजों में शुरुआती दौर से ही शुरू होने चाहिए, ताकि बच्चे जब सड़क पे गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनको जीवन से हाथ ना धोना पड़े। देखिए ऐसा है, हम जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं जी। उसको कुछ लोग मास भी कहते हैं, सड़क सुरक्षा मास हो गया। उत्तर प्रदेश में नवंबर मास जो है वो यातायात मास है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा बन गया है, रिचुअल हो गया है। वास्तव में हर महीने का, मान लीजिए पहला इतवार या पहला सोमवार या पहला कोई भी दिन जी, ये हर महीने होना चाहिए। क्योंकि सड़क सुरक्षा का विषय जो है वो दिन, महीना या पखवाड़ा मनाने का नहीं है, ये तो रोज का विषय है जी। हम घर से निकलते हैं तो माता पिता कहते हैं बेटा संभल के जाना, तो ये कोई सप्ताह मनाने वाली चीज नहीं है जी कि आपने वर्ष में एक बार जो है उसको सेलिब्रेट कर लिया। बिल्कुल, बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, ये रोज की बात है जी। और इसकी स्कूलों से ही शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, आजकल हाईवे बहुत बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो मेन रोड है उनकी कायापलट हुई है, तो क्या उनसे लगता है कि वो खाली हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने से नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के नए संसाधन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को या परिवहन मंत्रालय को सोचने होंगे? देखिए ऐसा है कि हम जब हाईवे बनाते हैं जी तो बहुत शान से कहते हैं कि इस पर 120 किलोमीटर की स्पीड है। अभी हाल में नागपुर मुंबई जो हाईवे समृद्धि जी हमारा जो उसको इनॉग्रेट हुआ है 1 महीना पहले, उस पर हमारे मंत्री जी कहते हैं कि 150 किलोमीटर की गति मिल सकती है आपको। ये गति आवश्यक नहीं है, हमें गति से पहले सुरक्षा की बात करनी चाहिए। अब अच्छा है, अच्छी सड़कें बनाइए, लेकिन आप गति कैसे नियंत्रित करेंगे इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अब मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको जी। 2 बड़े, एक तो साइरस मिस्त्री का जो दुर्घटना हुई, वो विदेशी गाड़ी थी, 91% उसमें जो है सिक्योरिटी का वो था, सेफ्टी का फैक्टर था, उसके बावजूद दुर्घटना हुई। और ऋषभ पंत की जो दुर्घटना हुई है हाल में जी जी, वो भी देख लीजिए स्पीड से हुई है। जब साइरस मिस्त्री की दुर्घटना हुई तो हमने कह दिया जी पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाना अनिवार्य है, नहीं तो 100 रुपये 1000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ऋषि पंत की दुर्घटना हुई तो तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि 150 की स्पीड पर चलाना उचित नहीं है, जुर्माना हो जाएगा। इसके लिए हमें हाईवे के अलग स्टार्टअप चाहिए, जो हाईवे पर उचित दूरी पर उनके कंट्रोल रूम हो और वो ऑब्जर्व करें कि कौन हाई स्पीड पे जा रहा है, उसको हमने कहा जैमर लगा कर रोकना है। अगर वो अकेला है जी जी, जैसे बहुत ही मतलब ऋषभ पंत जैसा व्यक्ति है, हाई फाई मतलब एक हमारा आइकॉन है जी जी, ऐसे व्यक्ति को अगर स्वयं चला रहा है, दुर्घटना ना हो तो उन्हें ड्राइवर देना चाहिए कि लीजिए हम आपको ड्राइवर दे रहे हैं ताकि आप थके नहीं जी, आपको झपकी ना आए। ये व्यवस्था जो है, और ये काम करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो पेमेंट होता है, कॉस्ट होती है, हालांकि सरकार की बहुत बड़ी कॉस्ट है। अभी ऋषभ पंत का कितना इलाज हुआ है, उसके कितना खर्चा आया है, किसी को नहीं मालूम। इसकी जानकारी अखबारों में आनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, सरकार का क्या कितनी कॉस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी की कितनी कॉस्ट है। तो इसमें जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं जी जी जी, एक तो जो वाहन निर्माता हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसके वाहन से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका भी फर्ज बनता है। अब जैसे वाहन निर्माताओं की संस्था है श्याम जी, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जी, वो भी काम करते हैं सड़क, लेकिन क्या काम करते हैं, प्रभाव क्यों नहीं दिखता उसका, दिखना चाहिए ना। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस कंपनी की सबसे ज़्यादा गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं उनका आंकड़ा भी जारी होना चाहिए, ताकि जब लोग खरीदें तो उनको पता लगे कि कौन सी गाड़ी सेफ्टी के लिहाज से अच्छी है और किस गाड़ी में सेफ्टी पॉइंट व्यू ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ सेफ्टी का नहीं है जी जी जी, जो मैन्युफैक्चरर है जी, उसको एजुकेट करने की जिम्मेदारी उसकी भी है जी। ड्राइविंग लाइसेंस देना काम परिवहन विभाग का है जी, लेकिन उसको जागृत करते रहना, उसकी गाड़ी की रखरखाव कैसे करनी है। आज बाइक्स जो हैं उनके ऑथराइज सर्विस स्टेशन बिल्कुल नहीं है जी,
जबकि उनको भी ज़रूरत है, वो रोड साइड मिस्त्री से काम करवाते हैं। तो ये सब काम जो है ये वाहन निर्माताओं को करना है। जी जी। कि उनका स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, हम उनको बंद नहीं कर सकते। रोड साइड जो मिस्त्री हैं, हम उन्हें उठाकर कहिए कि काम बंद कर दो, उनका रोजगार हो रहा है, उनको जगह दीजिए। जी जी। उनका स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए जी, उनको ऑथराइज कीजिए कि वो सर्टिफाई करेंगे। ये काम वाहन निर्माताओं का है। जी जी जी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सबसे बड़ी बात है कि सड़क से लेकर सेफ्टी से लेकर और दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ जिम्मेदारी की बात भी कही है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने नोएडा खबर से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र ग्रोवर जी। धन्यवाद। देख रहे थे ट्रैफिक से जुड़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा, जिसमें हमारे साथ थे जाने माने एक्सपर्ट्स और लेखक वीरेंद्र ग्रोवर जी, जो गाजियाबाद में रहते हैं और उन्होंने शहर की सड़कों की सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर काफ़ी काम किया है। उम्मीद है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और अगली बार किसी और विशेष चर्चा के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।